हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी शिक्षक ग्रेड थर्ड लेवल 2 6 से 8 की सामाजिक अध्ययन की जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बैंक अपना आया है उसका आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैनल के ऊपर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अर्थव्यवस्था वाला जो अपना टॉपिक है वो, और उसके अंतर्गत औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में एक एक टॉपिक हम हिस्ट्री का भी बीच बीच में लेंगे। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। ऑप्शन 1 आश्रित अर्थव्यवस्था, नंबर 2 स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व पूछा है, यानी कि 1757 से पहले। तो 1757 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों के साथ में विदेशी जो अर्थव्यवस्था थे उनके साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था के सीधे व्यापारिक संबंध थे, और किसी भी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई अधिकार नहीं था। तो इसलिए हम इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब इसकी व्याख्या देख लो एक बार कि औपनिवेशिक काल के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था थी। ये तो हमने बात की प्रश्न के अंदर कि अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व, लेकिन अगर औपनिवेशिक शासन की बात की जाए यानी कि देश की आज़ादी से पूर्व यानी अंग्रेजों के शासनकाल के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था थी। इसे कृषि प्रधान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने जो मुख्य आजीविका का जो साधन होता, जो स्रोत होता अर्थव्यवस्था का, वह कृषि था। और अर्थ संबंधी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि किसानों के ऊपर जमींदारों का आधिपत्य था। और इस काल के अंदर लगभग 85% पॉपुलेशन है वो गाँव के अंदर निवास करती थी, जबकि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान के अंदर लगभग 69% जनसंख्या है वो गाँव के अंदर निवास करती है। अगला प्रश्न है हमारा, औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियों का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण। बिल्कुल सही बात है कि औपनिवेशिक काल के अंदर अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य था वो केवल इंग्लैंड के अपने आर्थिक हितों को, स्वयं के आर्थिक हितों का संरक्षण करना था, अपना फायदा देखना था। नंबर 2 इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्ति करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस समय इंग्लैंड के अंदर उद्योग धंधों की स्थापना हो गई थी और उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो उन्होंने भारत को एक कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले देश के रूप में देखा और यहाँ से कच्चा माल यहाँ से लेके गए, जैसे कपास, नील वगैरह, और अपने उद्योग धंधों के अंदर उनको काम में लिया। ऑप्शन नंबर 3 तैयार माल से भारतीय बाजारों को भरना। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि दोस्तों देखो, जब कहीं पर उद्योग धंधे स्थापित होते हैं तो वहाँ पर कच्चे माल की आवश्यकता भी पड़ती है, और उसके बाद में जो माल तैयार हुआ है उसके लिए उनको बाजारों की आवश्यकता पड़ती है। तो औपनिवेशिक ये जो अर्थव्यवस्था थी, ये जो औपनिवेश ये जो देश थे, इन्होंने भारत को कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के लिए बाजार के रूप के अंदर उन्होंने इस्तेमाल किया। प्रश्न नंबर 3 औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 1757 से 1858, ऑप्शन नंबर बी 1757 से 1813, ऑप्शन नंबर सी 1757 से 1947 तक, ऑप्शन नंबर डी 1757 से 1885 तक। तो देखो, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मतलब वह काल इसके अंदर आएगा जिस टाइम के अंदर अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उपनिवेश क्या होता है। जब कोई देश किसी देश के ऊपर अपने श्रम के फायदे के लिए, अपने आर्थिक फायदे के लिए अगर किसी देश को अपने कब्जे में रखता है तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। तो अंग्रेजों ने जब यहाँ पर यानी प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। अपने आर्थिक फायदे के लिए भारत का इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया था। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का जो काल है वह 1757 यानी प्लासी के युद्ध के बाद से और देश आज़ाद हुआ तब तक 1947 तक माना जाएगा। प्रश्न नंबर 4 भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया। ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन डी आर.सी. देसाई ने। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन है वह दादाभाई नौरोजी ने किया था। और अब यहाँ पर जो 3-4 प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट। नंबर 1 प्रश्न, दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया था। तो 1867-68 ईस्वी में। किस पुस्तक में किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर। अब 2 प्रश्न और बनते हैं कि राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने अनुमानित कितनी राष्ट्रीय आय बताई और प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कितनी आकलित की। तो राष्ट्रीय आय की बात की जाए तो इन्होंने राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए बताई थी और प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपये वार्षिक बताई थी। तो यहाँ से 4 प्रश्न कवर हो गए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय देश की कुल राष्ट्रीय आय कितनी थी। स्वतंत्रता के समय देश की कुल राष्ट्रीय आय, ऑप्शन ए 340 करोड़, ऑप्शन बी 1280 करोड़, ऑप्शन सी
4,931 करोड़, ऑप्शन डी 6,853 करोड़। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 4,931 करोड़। तो यहाँ पर अपने को दो प्रश्न याद करने हैं, एक तो स्वतंत्रता के समय कुल राष्ट्रीय आय कितनी थी और दूसरा प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। राष्ट्रीय आय 4,931 करोड़ थी, जबकि जो प्रति व्यक्ति आय थी वह 230 रुपये वार्षिक थी। अब इन दोनों चीज़ों को हम तुलना कर सकते हैं, दादा भाई नारोजी ने जो आकलन किया था उसका और देश की आज़ादी के समय जो राष्ट्रीय आय थी उसका। तो दादा भाई नारोजी ने राष्ट्रीय आय बताई थी अपनी, ऊपर हम देख सकते हैं 340 करोड़ रुपए, जबकि आज़ादी के समय थी 4,931 करोड़ रुपए। और अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो दादा भाई नारोजी ने 20 रुपये वार्षिक प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, जबकि आज़ादी के समय 230 रुपये वार्षिक प्रति व्यक्ति आय थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नारोजी ने प्रस्तुत किया था। तो ये दोनों प्रश्न हमें एक साथ याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने किया और धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नारोजी ने दिया। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा अंतर करने वाली बात है वो ये है कि दादा भाई नारोजी ने राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया, जो आकलन किया उन्होंने उन्होंने किया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जबकि उन्होंने जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था वो अपने पत्र इंग्लैंड डेप टू इंडिया के अंदर दिया था पहली बार। और इन्होंने पहली बार इस सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध किया, ये उन्होंने पूरे देश के सामने ये चीज़ वो लेकर आए कि किन किन तरीकों से अंग्रेज है वो धन भारत से बाहर लेके जाते हैं, वो सारे तरीके उन्होंने गिनाए थे। और उन्होंने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा था। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बनता है। प्रश्न नंबर 7, औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आय के आकलनकर्ताओं में शामिल नहीं था। तो इसके अंदर बदरुद्दीन तैयब जी, दादाभाई नारोजी, फिनले सिराज और आर सी देसाई। तो देखो भाई, दादाभाई नारोजी, फिनले सिराज, आर सी देसाई और डॉक्टर वी के आर वी राव, ये मुख्य अपने देश के व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी से पूर्व राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। बदरुद्दीन ये जो तैयब जी हैं, ये इसके अंदर ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस के उदारवादी जो चरण था कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक, उस समय के ये प्रमुख नेता के रूप में सामने आए थे। तो इनका राष्ट्रीय आय के आकलन में कोई योगदान नहीं था। एक प्रश्न यहाँ पर और याद कर सकते हैं, व्याख्या देखो इसकी। 1931-32 में डॉक्टर वी के आर वी राव ने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और उन्होंने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 62 रुपये बताई थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न अपने को याद करना है कि आज़ादी से पूर्व किए गई राष्ट्रीय आय के आकलन में सर्वाधिक वैज्ञानिक आकलन है वो किन का माना जाता है। तो सर्वाधिक वैज्ञानिक आकलन है वो डॉक्टर वी के आर वी राव का ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र की गतिहीनता के क्या कारण थे। कि एक बार प्रसंग फिर दोबारा से समझो कि औपनिवेशिक काल के अंदर यानी अंग्रेजों के जब यहाँ पर शासन था उस समय कृषि क्षेत्र है वो गतिहीन था, उसके अंदर ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा था। तो उसकी गतिहीनता के कारण क्या थे। नंबर 1 है इसके अंदर प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, यानी टेक्नोलॉजी है वो बहुत निम्न स्तर की थी। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, सिंचाई सुविधाओं की ओर अंग्रेजों ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। नंबर 3, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग, यानी उस टाइम में उर्वरक वगैरह भी, खाद बीज वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल, अच्छी क्वालिटी के खाद बीज का भी इस्तेमाल नहीं होने लगा था। ये बात बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो विकास है वो भारत में हरित क्रांति के दौरान हुआ था। और अगर इन सारों में से अगर मुख्य प्रश्न पूछा जाए कि औपनिवेशिक काल के अंदर कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था, सबसे मुख्य कारण क्या था, तो उसके अंदर आ जाएगा अंग्रेजों द्वारा लागू की भू राजस्व प्रणालियाँ। क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वो भू राजस्व वसूल करते थे। इस वजह से किसानों का कोई इंटरेस्ट नहीं बन पाता था किसान। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था नहीं थी। तो दोस्तों हमने अपनी थोड़ी वाली बुक के अंदर भी पढ़ा था कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था अपनाई थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली नंबर 1, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। आईन देसाला व्यवस्था, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आईन देसाला है ये अकबर के समय के अंदर टोडरफुल ने अकबर के समय के अंदर, और ये टोडरमल ने ये व्यवस्था अपनाई थी। और मेलवाड़ी व्यवस्था ये भी बिल्कुल सही है, और रैतवाड़ी व्यवस्था ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर जो रॉन्ग आंसर है, जो रॉन्ग ऑप्शन है वो आईन देसाला आ जाएगा। मेलवाड़ी और इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा अगले प्रश्न के अंदर स्पष्ट करेंगे बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा स्थायी बंदोबस्त के संबंध में असत्य कथन है। नंबर 1, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया, बिल्कुल सही बात है। स्थायी बंदोबस्त है वह 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नंबर 2, सर्वप्रथम बनारस में लागू हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त है वह पश्चिम बंगाल के अंदर लागू हुआ था। नंबर 3,
इसी नंबर ऑप्शन है, जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसमें भू राजस्व व्यवस्था की जो व्यवस्था की थी, जो उन्होंने इसके अंदर करार किया था, वह उन्होंने जमींदारों के साथ किया था कि भाई जो भी टैक्स वगैरह जितना वसूल करेंगे वो सारा समझौता इन्होंने जमींदारों के साथ किया था। और जमींदारों का काम था किसानों से टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को देना। ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व में जमींदारों का हिस्सा 1/11 निर्धारित। बिल्कुल सही बात है। टोटल जो हिस्सा था भू राजस्व का, उसको इन्होंने 11 भागों के अंदर बांटा, जिसके अंदर 10 हिस्से थे वो अंग्रेजों के और एक हिस्सा था वह जमींदारों को उनकी लगान वसूली के एवज के अंदर उनको पारितोषिक के रूप में, उनके मेहनताने के रूप में दिया जाता था। तो इसके अंदर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त है वह सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था। तो इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अंग्रेजों का सबसे पहले राजनीतिक वर्चस्व कहें या फिर राजस्व वसूली के मामले के अंदर उनके जो सबसे पहला क्षेत्र माने तो वो बंगाल को मानेंगे, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद में और बक्सर के युद्ध के बाद में सबसे पहले राजस्व वसूली का जो अधिकार है वो उन्हें पश्चिम बंगाल से ही प्राप्त हुआ था। और उसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वह किन किन क्षेत्रों के अंदर लागू हुई थी। तो इसके अंदर एक क्षेत्र तो बंगाल आ गया, दो उसके आसपास के कर लो, कौन सा, बिहार और उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और उसके बाद में एक है बनारस, एक उत्तरी कर्नाटक। इन क्षेत्रों के अंदर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था और इसके अंतर्गत कुल भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कितना हिस्सा पूरे देश के क्षेत्रफल का शामिल था। तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत यानी 19 पूरे देश का जो कृषि क्षेत्रफल था उसके 19% हिस्से के ऊपर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। अगला प्रश्न है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है, हमें गलत एक जो स्टेटमेंट है वो हमें छांटना है। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इसका जन्मदाता कैप्टन रीड और मुनरो थे। बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम साथ साथ तीनों को हम कंपैरिजन में याद करते चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि रैयतवाड़ी का कौन था, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। इसे सबसे पहले 1792 के अंदर रीड ने 12 महल मद्रास में लागू किया था। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें भूमि का स्वामी संपूर्ण ग्राम को माना गया था। ये ऑप्शन इसके अंदर गलत है, क्योंकि रैयत का मतलब होता है किसान। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर जो संबंध जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था अंग्रेजों ने, वो समझौता उन्होंने सीधे किसानों के साथ किया था। तो इसके अंदर संपूर्ण ग्राम को भूमि का स्वामी माना गया। ये ऑप्शन गलत आ जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर डी, मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, सिंध आदि क्षेत्रों में यह व्यवस्था प्रभावी हुई। बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक के अंदर लागू हुई थी, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था है यह मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो अपने मुख्य महानगर थे उस समय, मद्रास, मुंबई दो, और एक पूर्वी बंगाल और उसके साथ वाला क्षेत्र असम, जो बिल्कुल साथ साथ लग रहे हैं, जो आज बांग्लादेश है पूर्वी बंगाल, वो वाला क्षेत्र हो गया, कुर्ग हो गया कर्नाटक का क्षेत्र, और सिंध। इन क्षेत्रों के अंदर यह व्यवस्था लागू थी। इसकी व्याख्या देख लो एक बार कि इसमें भूमि का स्वामी यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर भूमि का स्वामी है वो किसान या रैयत को मानकर उन्हीं के साथ समझौता किया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% हिस्सा शामिल था। दोस्तों फिर दोबारा से एक बार थोड़ा रिवाइंड करो माइंड के अंदर कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंदर कुल क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था, जबकि इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर 51% क्षेत्र के ऊपर रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो लागू थी। अगला प्रश्न है हमारा महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में, यानी 12वां प्रश्न है हमारा। दोस्तों मैं इसके अंदर पॉइंटर वगैरह का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा और उसके अंदर फिर अपना जो पढ़ाने की स्पीड है ना वो कम हो जाएगी। जब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जब सारे प्रश्न साफ साफ आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसकी अपने को आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 12, महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है। नंबर 1, भू राजस्व व्यवस्था की इकाई महल या संपूर्ण ग्राम को माना गया। बिल्कुल राइट बात है। देखो इसके अंदर थोड़ा सा हम अब तीनों कंपेयर करते हैं। स्थायी बंदोबस्त के अंदर जो इन्होंने व्यवस्था की थी, जो इन्होंने समझौता किया था भू राजस्व के लिए, वह इन्होंने जमींदारों के साथ किया था, जबकि रैयतवाड़ी के अंदर इन्होंने सीधे किसानों के साथ किया था। और जबकि महल जो शब्द है ये शब्द पूरे ग्राम के लिए उपयोग में आता है। तो महलवाड़ी व्यवस्था है, इसके अंदर जो उन्होंने समझौता किया था अंग्रेजों ने वो पूरे गांव के साथ किया था, यानी पूरे गांव की इकाई मानकर वहाँ पर उन्होंने टैक्स निर्धारित किया था। और गांव का जो मुख्य आदमी था उसको इस चीज़ का मतलब जिम्मा दिया था कि भाई पूरा गांव इकट्ठा करके और आप हमें कर दोगे, अब आप कैसे भी कृषि करो, मिलजुल के करो, कैसे भी करो, वो आपका काम है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस महलवाड़ी व्यवस्था के अंदर भू राजस्व की इकाई है वो महल या संपूर्ण ग्राम को माना गया।
ऑप्शन नंबर बी, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के अंदर प्रभावी हुई। बिल्कुल सही बात है। तो दो प्रदेश हम याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इनका नाम उस टाइम के अंदर क्या था, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत था। और साथ के अंदर इनके पास ये जो पंजाब हरियाणा दिल्ली वाला जो क्षेत्र, ये पहले एक ही था पंजाब के नाम से। तो ये क्षेत्र यानी कि उत्तर उत्तर प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब, इस क्षेत्र के अंदर ये व्यवस्था है वो इफेक्टिव हुई। ऑप्शन नंबर सी, इस व्यवस्था में भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा शामिल था। ये बात बिल्कुल सही बात है। देखो, हमने देखा था स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत देश के कुल क्षेत्रफल का 19% हिस्सा आता था, और इसमें रेतवाड़ी के अंदर 51% आता था, और जबकि महलवाड़ी के अंदर 30% हिस्सा शामिल था। तो टोटल 100% हिस्सा हो गया। यानी इसमें ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। और इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, इसकी व्याख्या देखो एक बार, और कि उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का जनक कौन था? मार्टिन बर्ड था। यानी मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण के विभिन्न चरणों के संबंध में सुमेलित है। तो देखो दोस्तों, औपनिवेशिक काल के अंदर अंग्रेजों ने जो भारत का शोषण किया था, उसको हम 3 चरणों के अंदर बांटेंगे कि उनके शोषण के उनके तरीके क्या थे, उन तरीकों के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से देखना आप। नंबर 1, वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक चरण 1813 से 1817 तक। ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय पूंजीवाद 1857 से 1947 तक। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखो, इनको हम अच्छे से समझते हैं। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों चरण औपनिवेशिक काल के अंदर अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण के विभिन्न चरण थे। इसके अंदर अब हम थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं पहले इसकी, फिर इन तीनों चरणों के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ये जो 3 प्रकार का वर्गीकरण था, ये किसने किया था? तो ये वर्गीकरण रजनी पाम दत्त ने किया था, और कार्ल मार्क्स के वर्गीकरण पर ये आधारित है। तो इसके अंदर अगर रजनी पाम दत्त का नाम नहीं आए, तो हम इसके अंदर हम कार्ल मार्क्स का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये वर्गीकरण इस प्रकार का कार्ल मार्क्स ने किया था, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके, और रजनी पाम दत्त ने इसको यहाँ पर इसका वर्गीकरण किया था भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर। ठीक है, अब इन तीनों को हम समझ लेते हैं। देखो भाई, वाणिज्यिक चरण, अंग्रेजों द्वारा भारत में शोषण किए जाने का पहला चरण है, वाणिज्यिक चरण कहते हैं उसको, जो 1757 से 1813 तक माना जाता है। देखो भाई, 1757 तक कंपनी एक व्यापारिक उद्देश्य से भारत में काम कर रही थी। यानी उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, किसी प्रकार का भारत का शोषण करना नहीं था। लेकिन जब 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद में उनको बंगाल के अंदर भू राजस्व वसूली का अधिकार मिला, तो उसके बाद में इन्होंने भारत का शोषण करना आरंभ किया, यानी कर वसूली के माध्यम से। वाणिज्यिक चरण, वाणिज्य व्यापार, यानी व्यापार के माध्यम से कर वसूली की। और जब बंगाल पे इनका अधिकार हो गया, तो मनमाने ढंग से ये वहाँ से उनके साथ में कॉन्टैक्ट करके, और उनको उनसे ज़्यादा टैक्स लेते थे, और उनको जो चाहते थे वो कच्चे माल का स्रोत के रूप में जो फसल इनको अच्छी लगती थी, वो फसल का वहाँ पर हुई उत्पादन करवाते थे। कम कीमत के अंदर इनका माल खरीदते थे, ज़्यादा में बेचते थे। यानी इन्होंने 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में इन्होंने भारत का आर्थिक शोषण करना आरंभ किया, क्योंकि 1757 से पूर्व इनका राजनीतिक कोई अधिकार नहीं था भारत के ऊपर। लेकिन राजनीतिक सत्ता इन्होंने 1757 के प्लासी के युद्ध से बंगाल के ऊपर स्थापित हुई। तो वहाँ से लेकर और 1813, यानी 1813 तक एक छत्र इन्होंने व्यापारिक एकाधिकार इनका बना रहा, और वाणिज्यिक चरण ये इनका शोषण का कहलाता है। यानी वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से इन्होंने भारत का शोषण किया। लेकिन जब 1813 के अंदर, जब 1813 के एक्ट के अंदर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर इनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, तो इनका वाणिज्यिक चरण यहाँ पर समाप्त हो गया। क्योंकि 1813 के बाद में जो कंपनी, कोई भी व्यक्ति, इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति है, वो भारत के अंदर व्यापार कर सकता था। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, तो इनका वाणिज्यिक चरण है वो 1757 से 1813 तक माना जाता है। दूसरा, औद्योगिक चरण, जब 1813 के अंदर इनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, तो उद्योग धंधों के अंदर औद्योगिक चरण, यानी कि यहाँ से कच्चा माल इन्होंने वसूलना आरंभ कर दिया। कच्चा माल मनमाने ढंग से यहाँ से लेके गए, और इंग्लैंड की फैक्ट्रियों के अंदर तैयार माल है उनसे भारत के बाजार भर दिए। तो इस प्रकार से इन्होंने जो भारत का शोषण किया वह 1857 तक चला है, 1813 से 1857 तक। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, तो उसके बाद में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, और सीधा भारत का शासन है वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। तो इनका जो औद्योगिक, यानी औद्योगिक चरण, ये जो इनका औपनिवेशिक काल के अंदर शोषण का कहलाता है, ये यहाँ पर समाप्त हो गया। और अगला जो इनका भारत के शोषण का जो इनका चरण है वह है वित्तीय पूंजीवाद, 1857 से 1947। वित्तीय पूंजीवाद, इसका मतलब है कि इन्होंने भारत के अंदर ही इन्होंने पैसा निवेश किया अपने फायदे के लिए। जैसे जैसे 1800
1850 के बाद से स्टार्ट हो गया था। जैसे डाकतार विभाग की स्थापना हुई, रेलवे का विस्तार किया इन्होंने, यानी भारत के अंदर इन्होंने वित्त का निवेश किया, पैसों का निवेश किया सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि भारत के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके और पूरे भारत के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल करके और भारत के अंदर अपने शासन की पकड़ को मजबूत बनाया जा सके। तो ये 3 भारत के अंदर औपनिवेशिक काल के अंदर अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण के चरण थे, जिनको मेरे हिसाब से आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे। एक फैक्ट और आता है कि 1765 से 1772 तक का काल है, उसको किसने डाकू राज की उपाधि थी? तो के.एम. पणिकर ने उस अंग्रेजी शासन के काल को डाकू राज की उपाधि थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। 1951 में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो टोटल 15% ऑप्शन आ जाएगी इसका, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा 15%। अगला प्रश्न हमारा, भारत में स्थापित प्रथम कारखानों के संबंध में असुमेलित कथन है, यानी कि 3 कथन सही है और 1 कथन है वो गलत है। चलो हम मैच करते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को कह सकते हैं, इसकी स्थापना 1907 के अंदर जमशेदजी टाटा ने की थी। बिल्कुल राइट है ये बात। और जमशेदजी टाटा के नाम पर ही, जहाँ पर इन्होंने ये कंपनी स्थापित की थी, उस शहर का नाम है, वहाँ पर एक शहर बसा बाद में जिसका नाम जमशेदपुर पड़ा, ठीक है, जो झारखंड के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1870 के अंदर कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित हुआ। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, प्रथम जूट कारखाना, ऑप्शन दे रखा है 1850 में रिसरा बंगाल के अंदर। और ऑप्शन नंबर डी है प्रथम ऊनी मिल 1876 में कानपुर के अंदर। इसके अंदर जो इसमें रॉन्ग आंसर है वो आ जाएगा, जो इसके अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आ जाएगा प्रथम जूट कारखाना, क्योंकि प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1885 के अंदर रिसरा बंगाल में हुई थी। अब देखो मैं आपको इनका याद करने का थोड़ा सा एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर इन दोनों की व्याख्या एक साथ करेंगे हम। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से असत्य कथन है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना 1854 में मुंबई के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, सूती कपड़ा मिलें स्थापित की गई भारतीय उद्यमियों द्वारा। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, आरंभ में सूती कपड़ा मिलें अवस्थित थी पंजाब के अंदर। ये ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय जाता है विदेशियों को। बिल्कुल राइट आंसर है। अब इन दोनों प्रश्नों की हम व्याख्या देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 के अंदर जमशेदजी टाटा ने की थी, ठीक है। अब जूट कारखाना और सूती वस्त्र उद्योग, पहली सूती कपड़ा मिल, इन दोनों को हम याद कैसे करेंगे? देखो, जूट, सर्वाधिक जूट पटसन का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये बंगाल के अंदर होता है और इसको सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है, इसका उपनाम है। अब देखो, जहाँ पर उत्पादन होगा वहीं पर इसकी मिल लगेगी। तो सीधी सी बात है, प्रथम जूट कारखाना है वह 1855 के अंदर इसरा बंगाल के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और सूती कपड़े की बात की जाए तो सूती कपड़े के लिए कच्चा माल कपास, कपास का उत्पादन कहाँ होता है? जहाँ काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? वर्तमान गुजरात और महाराष्ट्र, जो पहले मुंबई के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? उसकी स्थापना है वह कहाँ पे हुई थी? पंजाब के नहीं, उसकी स्थापना मुंबई के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1854 के अंदर, यानी 1854 के अंदर पहले सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना लगा था और 1855 के अंदर जूट कारखाना लगा था रिसरा बंगाल के अंदर। और सूती कपड़ा मिले हैं और सबसे पहले भारतीय उद्यमियों द्वारा ही स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में ये प्रश्न नंबर 17 है, भारत में प्रथम जनगणना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1881 में लॉर्ड मेयो के काल में। ऑप्शन बी 1891 में लॉर्ड रिपन के काल में। ऑप्शन सी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। ऑप्शन डी 1872 में लॉर्ड रिपन के काल में। देखो भाई, पहली जनगणना है वह 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और अगर पहली नियमित जनगणना की बात आएगी तो वह 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं कि लॉर्ड मेयो है वह वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए जाने जाते हैं, और जबकि जो लॉर्ड रिपन थे वो स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इनके काल में ये बहुत उदारवादी व्यक्तित्व के इंसान थे। लॉर्ड रिपन, इनके काल में इल्बर्ट बिल विधेयक 1883 के अंदर आया था और इन्होंने ही सबसे पहले नियमित जनगणना 1881 में स्टार्ट की थी। उसके बाद में प्रति 10 वर्ष के ऊपर भारत के अंदर जनगणना की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में जनसंख्या ह्रास यानी 0.31% यानी माइनस के अंदर पॉपुलेशन चली गई थी, यह स्थिति कब आई?
ऑप्शन नंबर ए 1901 से 1911 के दशक में, ऑप्शन बी 1911 से 1921, ऑप्शन सी 1921 से 1931 और ऑप्शन डी 1971 से 1981। राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911 से 1921 के दशक के अंदर जनसंख्या वृद्धि है वो माइनस में रही थी। इसका कारण क्या था? क्योंकि दोस्तों 1911 से 1921 के दशक के अंदर जनसंख्या ह्रास का मुख्य कारण था वह अकाल और महामारी था। उस टाइम में अकाल पड़ा था, स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, इसलिए जनसंख्या है वो माइनस में चली गई थी। और भारतीय जनसंख्या के इतिहास में एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कौन सा वर्ष कहलाता है? 1921 का वर्ष कहलाता है। क्यों? क्योंकि 1921 के बाद में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19वां, औपनिवेशिक काल में सबसे बड़ा व्यवसाय कौन सा था? कृषि, पशुपालन, सेवा क्षेत्र और उद्योग। तो दोस्तों औपनिवेशिक काल के अंदर सबसे बड़ा व्यवसाय है वह एग्रीकल्चर था, कृषि था। और हमारे देश की 75% जनसंख्या है वह कृषि के अंदर, 10% विनिर्माण क्षेत्र में और 15 से 20% जनसंख्या है वह सेवा क्षेत्र के अंदर लगी हुई थी। तो ये सारे अपना जो टॉपिक है वो औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का है। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद करनी है कि औपनिवेशिक काल में किस चीज़ की क्या स्थिति थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, औपनिवेशिक काल में रेल पत्तन, जल परिवहन, डाकतार आदि का विकास करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को विकसित करना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ सोचो, पहले प्रश्न को अच्छे से समझो आप। औपनिवेशिक काल के अंदर यानी अंग्रेजों के काल में रेल पत्तन, रेल का विकास, रेलवे का विकास किया, विभिन्न बंदरगाहों का विकास किया, जल परिवहन का विकास किया, डाकतार विभाग की स्थापना की। इन सब का विकास करने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? भारत को विकसित करना? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी औपनिवेशिक हितों का संरक्षण, बिल्कुल सही बात है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता को सुविधा प्रदान करना, ये ऑप्शन भी गलत है। देखो इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा औपनिवेशिक हितों का संरक्षण। दोस्तों देखो औपनिवेशिक काल के अंदर अंग्रेजों ने जितने भी आर्थिक विकास किया, हमने पढ़ा वित्तीय पूंजीवाद के अंदर 1857 से 1947 तक का जो आर्थिक शोषण का काल है उसके अंदर भी मैंने अभी आपको बताया था कि अंग्रेजों ने जितने भी विकास कार्य करवाए भारत के अंदर उन सब का मुख्य उद्देश्य केवल औपनिवेशिक हितों का संरक्षण था। यानी अंग्रेजों द्वारा, इसकी व्याख्या देखो, अंग्रेजों द्वारा सड़क निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था, रेलवे का जो मुख्य उद्देश्य था, वह मुख्य उद्देश्य एक ही था कि देश के आंतरिक भागों के अंदर सेना का आवागमन सुविधाजनक हो सके। यानी कि देश के किसी हिस्से के अंदर अगर विद्रोह की स्थिति बनती है तो वहाँ पर सेना को जल्दी से जल्दी पहुँचाकर विद्रोह का दमन किया जा सके। और दूसरा, देश के भीतरी भागों के अंदर जो भारत है वह संसाधनों की दृष्टि से संपन्न देश था, तो वहाँ पर जो कच्चा माल है वो आसानी से बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके और वो अपने देश के अंदर उसको आसानी से पहुंचा सके। इस उद्देश्य से उन्होंने भारत के अंदर इन चीज़ों का विकास किया था। प्रश्न नंबर 21, भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1853 को। यानी प्रश्न यहाँ से ये बनता है भारत में प्रथम रेल कब और किस स्थान के बीच में चलाई गई? तो भारत में प्रथम रेल है वह 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल के अंदर मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। और इसके साथ ही एक प्रश्न और याद कर लो, डाकतार विभाग की स्थापना 1854 में की गई थी। तो दोनों प्रश्न एक साथ याद हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से भारत के किस उद्योग पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? कागज उद्योग, ऑप्शन बी चमड़ा उद्योग, ऑप्शन सी चाय उद्योग, ऑप्शन डी वस्त्र व हस्तशिल्प उद्योग। तो दोस्तों अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का से भारत के वस्त्र व हस्तशिल्प उद्योगों के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके दो कारण हैं। देखो भाई, एक तो वस्त्र उद्योग, भारत में सूती कपड़ा उद्योग है, भारत में हाथ से सूत काता जाता था, ये उद्योग बहुत उन्नत अवस्था में था। लेकिन जब इंग्लैंड के अंदर सूती वस्त्र उद्योग है वो विकसित हुआ और यहाँ से जो कच्चा माल गया उसके आधार पे मशीनों के माध्यम से जो सूती कपड़ा बनकर आया उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी और उसका प्राइस भी कम होता था। तो उसके बदौलत भारत के अंदर जो हाथ से मशीनों से जो सूती कपड़ा जो खादी तैयार किया जाता था उसकी कीमत ज़्यादा थी, उसकी क्वालिटी हल्की थी, तो वह उद्योग पूरी तरीके से बंद हो गया। और दूसरा हस्तशिल्प उद्योग, यानी कि हाथ से जो अपने यहाँ पर जो भी सामान निर्मित करते थे उसकी बजाय मशीनों से बना सामान की क्वालिटी अच्छी होती थी, प्राइस कम होता था। तो इस वजह से वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग है ये पूरी तरीके से इनका पतन हो गया। अगला प्रश्न हमारा, सूर्यास्त कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1794, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1894 ईस्वी में। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1794 में। दोस्तों इसकी व्याख्या देखो एक बार कि पहली बात हमें ये समझना है कि सूर्यास्त कानून है वो किससे संबंधित है। सूर्यास्त कानून है वह स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। इसके अंदर देखो क्या किया गया था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्थायी बंदोबस्त के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जो समझौता किया गया था अंग्रेजों द्वारा, वह जमींदारों के साथ में किया गया था कि भाई तुम हमें इतना कर वसूल करके दोगे।
उसमें से एक हिस्सा आपका, 10 हिस्से हमारे रहेंगे। तो इन्होंने कानून बनाया कि जो निर्धारित तिथि है, अगर उस तिथि की शाम तक यानी दिन ढलने तक अगर तुमने लगान है वो जमा नहीं करवाया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो निलंबित कर दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी, उसकी बोली लगा दी जाएगी, किसी दूसरे मतलब व्यक्ति को तुम्हारी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो इसे कहते हैं सूर्यास्त कानून, यानी सूर्यास्त के बाद तक, अगर सूर्यास्त तक तुमने अगर सही समय तक यानी सूर्यास्त तक अगर लगान जमा नहीं करवाया तो तुम्हारी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ये स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24, भारतीय बुनकरों की हड्डियां मैदान में बिखरी पड़ी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। इसके अंदर मैंने अपनी बुक के अंदर करेक्शन करवा दिया, इसके अंदर गलत ऑप्शन आ रहा है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां वो मैदान में बिखरी पड़ी है, यानी कि इंग्लैंड के औद्योगिक विकास के बाद में भारतीय बुनकरों की स्थिति बहुत खराब होगी, उनके कहने का मतलब ये था। इसकी व्याख्या के अंदर भी इसमें लॉर्ड डलहौजी की जगह लॉर्ड विलियम बेंटिक ही आएगा, बुक के अंदर अपने में बिल्कुल सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25, औपनिवेशिक काल में के विभिन्न आयोगों के संबंध में असुमेलित है। बहुत सारे आयोग आते थे, तो इसके अंदर अपने को असुमेलित है वो छांटना है। विटले कमीशन श्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी एकवर्त आयोग शिक्षा। ऑप्शन सी मानक्रीफ आयोग सिंचाई। ऑप्शन डी मैग्नोल आयोग अकाल से संबंधित। तो इसके अंदर जो रॉन्ग आंसर है वो आ जाएगा नहीं, इसके अंदर जो राइट आंसर है वो आ जाएगा बी, यानी एकवर्त आयोग है वो शिक्षा से संबंधित नहीं है, वह रेलवे से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर कि एकवर्त आयोग की स्थापना कब हुई, किससे संबंधित है? एकवर्त आयोग है वह रेलवे से संबंधित है और 1901 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसकी मुख्य सिफारिश थी वह थी कि रेलवे को राज्य के नियंत्रण में लाना, एक वर्त एक करना कि राज्य के नियंत्रण के अंदर रेलवे को लेकर आना। और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 1925 के अंदर रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। तो दो प्रश्न याद करने हैं कि रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया, 1925 के अंदर। प्रश्न नंबर 26 है, औपनिवेशिक काल में गठित निम्न में से कौन सा आयोग अकाल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मैकडोनाल्ड आयोग, रैले आयोग, स्टेची आयोग, कैम्पबेल आयोग। इसका आंसर आ जाएगा बी रैले आयोग, यानी रैले आयोग है ये गलत है। रैले आयोग अकाल से संबंधित नहीं है, अकाल से संबंधित है मैकडोनाल्ड आयोग, स्टेची आयोग, कैम्पबेल आयोग। इन आयोगों के बारे में अपनी वन लाइनर बुक के अंदर विस्तार से दे रखा है। तो देखो ये जो रैले आयोग है इसके इसके बारे में अब दो प्रश्न बनते हैं। नंबर एक प्रश्न कि यह किस चीज़ से संबंधित है और इसका गठन कब हुआ था? तो 1902 के अंदर इसका गठन हुआ था और ये शिक्षा से संबंधित है। और रेले आयोग की सिफारिश के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अंदर पारित किया गया था। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से असुमेलित है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए दंडनीय प्रथा। क्या होती है दंडनीय प्रथा? अग्रिम भुगतान की प्रथा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी स्लीमैन आयोग, ये है ठगी से संबंधित और ये शायद मुझे याद आ रहा है 1842-43 के अंदर इसको लागू किया गया था। ऑप्शन डी है पहली चाय कंपनी 1839 और ऑप्शन सी है द्वैत शासन का जनक चेम्सफोर्ड। इसके अंदर जो अपना राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी द्वैत शासन का जनक चेम्सफोर्ड। मतलब कि ये असुमेलित कथन है क्योंकि द्वैत शासन का जो जनक है वो लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। और चाय कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि चाय कंपनी पहला जो चाय बागान है वो 1835 के अंदर लगाया गया था, जबकि पहली चाय कंपनी 1839 के अंदर स्थापित की गई थी असम के अंदर। अगला प्रश्न हमारा 28वां, निम्न में से कौन सी औपनिवेशिक भारत की जनांकी की विशेषता नहीं है? यानी कि औपनिवेशिक काल के अंदर कौन सी भारत की जनसंख्या से संबंधित विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए उच्च जन्म दर, ऑप्शन बी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, ऑप्शन सी उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन डी उच्च शिशु मृत्यु दर। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। यानी कि ये तीन विशेषताएं हैं अपनी। उच्च जन्म दर, यानी औपनिवेशिक काल के अंदर जन्म दर उच्च थी, जनसंख्या नियंत्रण जैसी कोई प्लानिंग नहीं थी। उच्च मृत्यु दर, ये भी बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से उच्च शिशु मृत्यु दर थी। हाँ, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आएगी तो वो नहीं थी अंग्रेजों के काल के अंदर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल के अंदर मलमल प्रसिद्ध थी कहाँ की? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढाका की। ढाका की मलमल है वो विश्व प्रसिद्ध थी। दोस्तों ये अपना पहला टॉपिक था अपना औपनिवेशिक काल के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंदर मैंने पॉइंटर का इस्तेमाल जानबूझ के इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम अपना कम है और जब प्रश्न अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं
तो मेरे हिसाब से इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप जो भी आपके सुझाव हो इस बारे में देना कि पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने पहले पेज के ऊपर दोनों अपने चैनल के नाम दे रखे हैं, इन दोनों को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। और आगे कोशिश रहेगी कि ऐसे ही वीडियो है वो लगातार आते रहें। और जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद में हम लाइव के माध्यम से भी इनको और अच्छे से करा सकते हैं। जय हिंद।